नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एफएम निर्मला सीतारमण की प्री बजट मीटिंग। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने रखी पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस करने की मांग। बिहार का सुझाव, सेस और सरचार्ज में भी मिले राज्यों को हिस्सा। फिर महंगा हुआ गेहूं और आटा, 4 से 5% तक बढ़े दाम। साल भर में कीमतों में 15% तक का उछाल। हफ्ते के आखिरी दिन फ्लैट बंद हुआ बाजार। ऊपरी स्तर से 350 अंक से ज्यादा गिरा निफ्टी, लेकिन रियलिटी मेटल शेयरों में रही तेजी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी जारी। उधर मुंबई में श्रद्धा का फोन खोजने में जुटी पुलिस। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 बड़े मुकाबले। ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराया। आज रात इक्वाडोर से भिड़ेगा नीदरलैंड्स। टोयोटा ने पेश किया इनोवा का नया अवतार हाई क्रॉस। अगले साल जनवरी से आएगी बाजार में। 50,000 रुपए में बुकिंग शुरू। इनोवा क्रिस्टा की बिक्री नहीं होगी बंद। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गेहूं और आटे से, जिसमें एक बार फिर से जिनके दामों में इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 महीने में गेहूं 5% और आटा 4% महंगा हुआ है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी, आटे की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं मैं अगर 1 साल की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी और आटे की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी जो मिली है। तो खासतौर पर भी सरकार इसको मॉनिटर जो है वो कर रही है। सरकार की तरफ से हम कोई खास कदम आता हो जो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी मुश्किल से बफर स्टॉक के नियमों को पूरा जो है वो कर पा रही है। तो ओपन मार्केट सेल्स को आप यहाँ पे पूरी तरह से रूल आउट कर दीजिए कि सरकार ओपन मार्केट सेल जो है वो नहीं करेगी गेहूं का। अब बाकी स्टेप सरकार इसको लेकर के क्या ले सकती है? खासतौर पर एक तो ये तक हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट जो है वो लगा सकती है। दूसरा, सरकार जो है गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर सकती है। तो गेहूं पर अगले हफ्ते इंटरनेशनल कमेटी की बैठक जो होने वाली है, जो इस पूरे दामों की समीक्षा जो है वो करेगी। तो उसकी तरफ से हमको कोई स्टेप्स जो आते हुए जो है वो देख सकते हैं। अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी जो है इसको लेकर के नहीं दी है कि क्या स्टेप जो है लगाएगी। सरकार ने कहा है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कितने प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नई फसल आने में भी टाइम है। नई फसल जो है आगे चल करके मार्च और अप्रैल में आएगी, तब तक दाम जो है और भी जो है बढ़ सकते हैं, आपको बढ़ते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम जो है उठाने जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुछ इस तरीके से गेहूं और आटे के दाम में बढ़ोतरी। और इस बीच राज्यों ने बजट में केंद्रीय योजनाओं में ज्यादा आर्थिक और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज प्री बजट मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य केंद्र से पुरानी पेंशन स्कीम का पैसा वापस करने की मांग उन्होंने की, तो वहीं बिहार ने सेस और सरचार्ज को पूल का हिस्सा बनाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला और आयरन ओर पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से रॉयल्टी फिक्स होनी चाहिए। रॉयल्टी जो उस पर होती है और बकाया जीएसटी का भुगतान जल्द किया जाए। जितने भी चाहे आयरन ओर हो चाहे कोयला हो, उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका रॉयल्टी फिक्स होना चाहिए। नीति आयोग में भी मैंने बात की थी और यहाँ भी मैंने वो बात कही है। उसी में से क्योंकि रॉयल्टी हर 3 साल में फिक्स होना था, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं। 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये रॉयल्टी उसमें बदलाव आया नहीं है। और वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में क्या रहा खास, जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, क्या क्या मांगे रखी हैं इस मीटिंग में राज्यों ने? देखिए, राज्यों की तरफ से जो एक तरह से कहें कि एक सभी तरफ से एक मांग जो थी वो थी कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उसमें उसको लागू करने के लिए राज्यों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है।
उन्होंने मांग करी कि सरकार को चाहिए कि उसकी जो राज्यों की हिस्सेदारी हो उसमें कमी की जाए, क्योंकि अभी जो स्कीम है 50-50 की हो चुकी है। 50% पैसा राज्यों को खर्च करना पड़ता था, जबकि पहले ये काफ़ी उनको राज्यों को कम खर्च करना पड़ रहा था। तो राज्यों ने मांग की कि इसके लिए ज़्यादा पैसा दिया जाए। दूसरी जो बड़ी मांग थी ये थी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं या करने हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था की जाए, ताकि राज्यों में जो बुनियादी ढांचा है उसमें उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा जो तीसरी एक बड़ी मांग थी वो थी कि खास तौर से जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिन्होंने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र हमें उसका पैसा वापस करे ताकि हम इसको अपने राज्यों में अच्छी तरह से लागू कर सकें। तो ये मांग खासतौर से जो गैर बीजेपी शासित यानी कांग्रेसी शासित राज्यों की मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा वापस किया जाए। इसके अलावा जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों को लेकर मांग की गई है कि जीएसटी में जो बकाया जो मुआवजा है उसको सरकार जल्द से जल्द जारी करे, और साथ ही साथ जो जीएसटी का रेट रेशनलाइजेशन है उसको भी किया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ राज्यों ने सुझाव दिया कि इसको कम किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर जो मांग थी सभी राज्यों की वो एक तरह से कहें तो डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस था, और कुल मिलाकर कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का फ़ायदा राज्यों को भी मिले और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। ये कुल मिलाकर राज्यों की इस तरह से मांग है। और ख़ासतौर से जो सेस और सरचार्ज, खासतौर से जो बिहार के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा कि सेस और सरचार्ज एक निश्चित समय के लिए और निश्चित की उपयोग के लिए किया जाता है, लेकिन कई सालों से इसको लगाया जा रहा है और इसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं है, तो या तो इसे हटा दिया जाए या फिर इसे राज्यों की भी इसमें हिस्सेदारी बहाल की जाए। तो ये तमाम मांगे राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट बैठक में रखी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो कुछ इस तरीके से आज मीटिंग और मीटिंग में ये मांगे राज्यों की तरफ से। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार आज दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स 21 पॉइंट चढ़कर 62,294 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में ऊपरी स्तर से 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आज रही। निफ्टी 29 पॉइंट चढ़कर 18,513 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही, तो वहीं आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी मेटल शेयरों में देखने को मिली, तो वहीं पावर बैंकिंग शेयरों में हल्की बिकवाली आज देखने को मिली। भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया है, ऐसा कहना है हिलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उनके अनुसार दुनिया में भारतीय बाजार का बोलबाला है, जो कि आगे आने वाले सालों में और बढ़ने का अनुमान है। इंडिया ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है, एब्सोल्यूट में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हुआ है इंडिया का, और वो हमें लगता है कि चालू ही रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर जो दूसरे बाजार जो दुनिया के गिर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम या तो फ्लैट रहेंगे या थोड़े कम गिरेंगे। लेकिन अभी यही हमें लग रहा है कि अगर जो इंडिया को अगर यहाँ से अगर जो चलना है, तो दुनिया के बाजार स्टेबल होने चाहिए। और हमें एक्चुअली एक दिमाग में हमारे तो ये क्लियर है कि इंडिया का औहदा अभी दुनिया के चनी ऊपर के बाजारों में रहेगा, और इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता अभी आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का ग्रोथ, जैसे हम पहले भी बोले आए हैं कि जीडीपी ग्रोथ प्रॉब्ली इसे 4-5 सालों के लिए, जो हमें लगता है कि कंजर्वेटिव है हमारा एस्टिमेट 4-5 साल का, उन्हें तो ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन 4-5 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। और बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ बैठकों का दौर फिलहाल वित्त मंत्रियों के साथ जारी है। इस बार का बजट वित्त मंत्री के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और क्या होना चाहिए बजट में, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात चुनाव पर ज्यादा अपडेट के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, आज कहां पर बड़ी रैलियां हैं, क्या हलचल है गुजरात में चुनाव की आज?
देखिए, बीजेपी ने धुआंधार प्रचार करने की अपनी परंपरा लगातार जारी रखी है। आज गृह मंत्री अमित शाह है, वो 5 जगह पर रोड शो कर रहे हैं, साथ ही साथ सभा भी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर दक्षिण गुजरात का मोर्चा संभाला है स्मृति ईरानी ने, वो दक्षिण गुजरात में 3 जनसभाएं करेगी। तो जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, वो आसाम के जो लोग सूरत में बस रहे हैं उनके साथ 1-on-1 मीटिंग करने वाले हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो रोड शो कर रहे हैं। आज भी वो दक्षिण गुजरात में फोकस कर रहे हैं। आज उनके 3 रोड शो है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राजीव शुक्ला और शक्ति सिंह गोहिल ने कोई रोड शो और सभा तो नहीं की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की। आने वाले दिनों में शायद वो कह रहे हैं कि अब उनके नेता है वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन खास बात यह है कि कल बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो जारी होगा। जेपी नड्डा है वो गांधीनगर में मैनिफेस्टो है वो जाहिर करेंगे। 27 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। और कल केजरीवाल का पूरा फोकस रहेगा सौराष्ट्र में वो 3 जनसभाएं और 3 रोड शो करेंगे। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पर अभी हम मौजूद है वो अहमदाबाद का पुलिस हेडक्वार्टर है और यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो ऐसे कर्मचारी अभी मतदान कर रहे हैं जो लोग चुनाव प्रक्रिया में 1 और 5 दिसंबर को हिस्सा लेने वाले हैं। तो वो अभी से बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग कर रहे हैं। अब महज 50 मिनट बची है, मतलब सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहने का एक सिलसिला होता है। कल भी इसी तरह से पूरा का पूरा वोटिंग होगा। जो सरकारी कर्मचारी है वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब 1 तारीख को सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के बाद पहले चरण का वोटिंग होगा और नेता है वो मैदान में चुनावी जंग में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर गुजरात में फिलहाल आर पार की लड़ाई के लिए सभी लगभग दिग्गज मैदान में, और गुजरात में एक और 5 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव है। लेकिन इससे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे ही एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी देखिए। वैसे तो गुजरात विधानसभा का चुनाव मतदान है वो 1 और 5 दिसंबर को होना है, लेकिन अभी से बैलेट पेपर से वोटिंग है वो जारी है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहने वाले हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है और यहाँ पुलिसकर्मी है वो अपना वोट दे रहे हैं। कल भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और पूरे गुजरात में अगले 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि चुनाव में पूरे शामिल रहेंगे। उस दिन शायद उनको टाइम नहीं रहता है, इसलिए ये सालों से एक प्रक्रिया आ रही है। वैसे तो ईवीएम से वोटिंग की जाती है, लेकिन सरकारी कर्मियों के लिए खास तौर पर बैलेट पेपर से ही यहाँ पर पूरा का पूरा है मतदान जारी है और फिर अलग अलग जगह पर उनको भेज दिया जाएगा। जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से उनको उनके बैलेट पेपर को भेज दिया जाएगा। और 8 दिसंबर को जब मतदान गिनती शुरू होगी तो सबसे पहले बैलेट पेपर से ही ये गिनती शुरू होगी, बाद में ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और चुनावी दंगल के बाद अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी भी जारी है। कल आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ था। अब जब पुलिस ने उससे श्रद्धा के साथ रिश्ते और बॉन्डिंग पर सवाल पूछा तो वो पानी मांगने लगा। इधर मुंबई के पास भायंदर में खाड़ी में महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने आज सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह फेंका था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता आनंद तिवारी। आनंद, श्रद्धा मर्डर केस में जांच किस दिशा में अभी आगे बढ़ रही है? जी देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, साक्ष्य लगे हैं, लेकिन वो साक्ष्य क्या श्रद्धा हत्याकांड में कोर्ट में साबित हो पाएंगे, टिक पाएंगे, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों के बयान दर्ज करे हैं जिन्होंने श्रद्धा के साथ मारपीट का जो जिक्र है वो दिल्ली पुलिस को किया है। और सीआरपीसी के 164 के बयान में भी बेंगलोर में भी एक दोस्त का दिल्ली पुलिस को पता चला है, उससे भी दिल्ली पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में ये जानकारी निकाली है आफ्ताब से कि आफ्ताब ने 1 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था इस पूरी कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए। कत्ल की पूरी जो प्लानिंग है वो हिमाचल प्रदेश में रची गई थी और उसके बाद उसने एक सोची समझी साजिश के तहत मेहरौली के पास जंगलों के पास घर किराए पे लिया था और घर उसे बद्री ने मुहैया करवाया था, किराए पे दिलवाया था।
न्यूज़ 18 इंडिया CNBC की टीम आज जो है वो बद्री के उस घर पहुंची थी जहां पर वो किराए पर रहता था, और उसके जो मकान मालिक हैं उनसे जब हमने बात की, उनका कहना था कि मई के महीने में बद्री यहां से घर छोड़ के चले गया था। मई का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी महीने में आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। बद्री से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि एक बड़ा राजदार है वो आफ्ताब से जुड़ा हुआ। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले ही जो आफ्ताब है वो तीसरे बार की जो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी सेशन होता है उसमें शामिल होने के लिए FSL दफ्तर पहुंचा है, और उससे कुछ देर के बाद ही जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं वो उससे पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी सेशन है वो पूरा करेंगे। उससे कई तरह के सवाल जो है उससे पूछे जाएंगे और उनके जवाब काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोर्ट में जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अभी सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी, और फिलहाल देखना ये कि उससे क्या कुछ निकल कर आता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।